हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस दृष्टि जियोग्राफी की सीरीज़ में। इसमें हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर 8 को, जिसमें था सिंचाई, जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। उसमें हमने पहले देखे थे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद हमने चैप्टर 8 को भी तकरीबन 50% के आसपास कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें मैंने जहाँ से उसे छोड़ा था उसी को पढ़ेंगे आज। मैंने यहाँ तालाब सिंचाई पर छोड़ा था पिछली क्लास में, तो अब मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस क्लास को एंड तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तालाब सिंचाई के बारे में देखो कि भारत में जो है प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकारों के तालाबों का उपयोग किया जाता है, और इन दोनों तरह से सिंचाई की जाती है। और भारत में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.97% भाग पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। आपको बताया था मैंने, इसमें पहले ही समझा दिया था कि भारत में जो सिंचाई है नलकूपों और कुओं के द्वारा सर्वाधिक की जाती है, जो की जाती है 61.58%। और उसके बाद की जाती है नहरों के द्वारा की जाती है 24.54%। और तालाब जो है तीसरे नंबर पर आते हैं, तालाब के द्वारा की जाती है 2.97%। और अन्य संसाधनों के द्वारा 11% के आसपास की जाती है 10.91। और तालाबों के बारे में बता दूं कि इनके द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है भारत में, प्रायद्वीपीय भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में की जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो कुआं खोदना या नहरों का निर्माण करना कठिन होता है, तो इस वजह से जो पथरीली या ऊंची नीची ज़मीन है जहाँ पर गड्ढे हैं, तो वो उस जगह पर तालाब का निर्माण कुछ तो सतही हो जाता है और कुछ कृत्रिम रूप से कर देते हैं, तो उसी के द्वारा सिंचाई की जाती है। और इसके अलावा जो दक्षिण भारत में सिंचाई की जाती है, इसके अलावा उत्तर भारत में बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब ये देखो, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में तालाबों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो तमिलनाडु राज्य में की जाती है, तमिलनाडु में की जाती है सबसे ज़्यादा तालाबों के द्वारा। अब इस तालाब सिंचाई के लाभ देखते हैं कि तालाब सिंचाई में अन्य संसाधनों की अपेक्षा न्यूनतम खर्चा वाले संसाधन है ये। यानी तालाब जो है इसके द्वारा सिंचाई जो की जाती है उसमें सबसे कम खर्चा होता है, क्योंकि दक्षिण भारत के अधिकांश भाग जो दक्षिण भारत में तालाब हैं वो प्राकृतिक अधिक हैं, और कृत्रिम तालाबों के निर्माण में भी कम खर्चा आता है। जैसे अधिकतर तो वहाँ पर प्राकृतिक तालाब हैं, अगर हम कृत्रिम तालाब भी बनाने लग जाएं तो उसमें भी कम खर्चा आता है। केवल ज़मीन को खोदना ही होता है, उसको खोदने में जितना खर्चा आता है या फिर उसको थोड़ा बहुत किनारों से पक्का करने में वही खर्चा आता है बस। और तालाबों का प्रयोग सिंचाई के साथ साथ मत्स्य उत्पादन यानी मछली पालन में भी किया जाता है। अब इसकी समस्याएं देखते हैं कि इसके द्वारा पूरे वर्ष सिंचाई नहीं की जा सकती है। क्यों? अधिकतर इसके द्वारा जो वर्षा का पानी आता है उसी के द्वारा की जाती है, गर्मियों में ये सूख जाते हैं। ठीक है। और तालाबों में प्रतिवर्ष जल के साथ अवसादों का निक्षेपण हो जाता है। यानी जब बरसात के मौसम में जब पानी बह करके आता है खेतों से या और नालियों के माध्यम से, तो उसके साथ मिट्टी या फिर फसल के उत्पाद वो सभी बह करके आ जाते हैं, जिस वजह से जो तालाब के तल की गहराई है वो कम होती चली जाती है, और उस वजह से उसकी जल धारण क्षमता जो है उसमें भी कमी आती है। और प्रतिवर्ष अवसादों की सफाई करना भी कठिन हो जाता है, ये भी समस्या मौजूद हो जाती है इससे। और कुओं एवं नलकूपों की तरह ही तालाबों के द्वारा भी सीमित क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है। मानते हैं कि नलकूप और कुओं से थोड़ी अधिक की जा सकती है, लेकिन तालाबों से उससे भी कम की जा सकती है, लेकिन सीमित ही की जाती है दोनों के माध्यम से। जैसे बड़ी बड़ी नहरों के द्वारा बृहद क्षेत्र में की जाती है, उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं इन दोनों के द्वारा। फिर भारत की सिंचाई की आधुनिक जो विधियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं कि इसमें आधुनिक जो विधियाँ हैं, पहली विधि है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई के बारे में देखते हैं कि ड्रिप सिंचाई किसे कहते हैं। इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। जो ये ड्रिप सिंचाई है, इसमें पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद की स्थिति में टपकाया जाता है, इसीलिए इसे टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। और सिंचाई की इस विधि की खोज इजराइल से की गई थी। ठीक है। जो ड्रिप सिंचाई है इसकी खोज इजराइल से की गई थी, जो यहूदी देश है इजराइल, जिसकी राजधानी है यरूशलेम, और
इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट, याद रखना, जो नेतन्याहू वहाँ के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। इजराइल के वो राष्ट्रपति तो इसाक हर्जोग हैं, ये है प्रधानमंत्री नेतन्याहू। और इस ड्रिप सिंचाई में देखो कि इस विधि के द्वारा फसलों को पानी धीमी गति से एवं रोजाना एक दिन छोड़ के दिया जाता है। इस ड्रिप सिंचाई के द्वारा पानी धीमी गति से दिया जाता है, या रोजाना दिया जाता है, या फिर एक दिन छोड़ के दिया जाता है। और परंपरागत सतही सिंचाई की तुलना में ड्रिप सिंचाई के द्वारा कम जल की, मतलब इसके द्वारा जो है कम जल में ही अधिक भूमि की सिंचाई हो सकती है, क्योंकि इस विधि में जल को पाइपों के जाल के द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे जल का मतलब जल की बचत होती है, ये समझो, वाष्पीकरण भी कम होता है। और त्वरित सिंचाई लाभ, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP 1996-97 में आरंभ किया गया था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में। और जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन ये 2001 में किया गया, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण। और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम ये 1956 में पारित किया गया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना। 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम ये पूछा जाता है। और भारत और पाक के बीच जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वो 19 सितंबर 1960 में हुआ था। 19 सितंबर 1960 में जो सिंधु सहित और उसकी सहायक 5 नदियां हैं उनका मतलब उसके ऊपर ये समझौता हुआ था। जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियों का तो प्रयोग भारत करेगा ओनली 20%, 80% करेगा पाकिस्तान। उसके बाद रावी, ब्यास और सतलुज, इनका करेगा भारत 80% और पाकिस्तान के लिए 20%। तो इस हिसाब से ये समझौता हुआ था जो अभी तक लागू है। आगे देखते हैं कि 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से। अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हरियाली मतलब पर्यावरण से संबंधित, या पर्यावरण में तो जल प्रबंधन भी आ जाएगा, जैसे हरियाली पेड़ पौधों से संबंधित हो क्या? नहीं, ये जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में। सिंचाई की अवधि ऊसर, रेतीली मृदा, विषम उच्चावच वाले क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। और इस विधि का प्रयोग प्राय सब्जियां उगाने, अंगूर, नींबू तथा अन्य फलों की खेती के लिए किया जाता है। जो ड्रिप सिंचाई है उसका प्रयोग सब्जियां, अंगूर, नींबू, फलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे फिर इसमें ड्रिप सिंचाई के लाभ देखो कि ड्रिप सिंचाई में पेड़ पौधों को नियमित जरूरी मात्रा में पानी मिलता रहता है तथा पानी की बचत होती है। और इस पद्धति से सिंचाई के कारण खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है तथा मृदा अपरदन भी कम होता है। और इस विधि के द्वारा असमतल जमीन पर भी फसलों की आसानी से सिंचाई की जा सकती है, क्योंकि पाइपों के माध्यम से पहुंचाया जाता है पानी, तो ऊंची नीची सब जगह पर पहुंच जाता है। आवश्यक रासायनिक पदार्थों एवं उर्वरकों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है पानी में ही मिला करके। और उर्वरक अंतर संवर्धन और श्रम का मूल्य कम हो जाता है। उर्वरक अंतर संवर्धन और श्रम का मूल्य कम हो जाता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि देखी जा रही है। अब इसकी कुछ समस्याएं हैं कि ड्रिप सिंचाई हेतु प्रयोग किए जा रहे ट्यूबों को सूर्य के प्रकाश से हानि पहुंचती है, क्योंकि अधिक धूप से इनको चटकने का खतरा रहता है, जिस वजह से जल्दी खराब हो जाते हैं। और ड्रिप सिंचाई विधि में आरंभिक लागत भी अधिक आती है, जो इसको लगाने का आरंभिक खर्चा आता है वह अधिक आता है। अब देखो फव्वारा सिंचाई, इसे बौछारी सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, फव्वारे सिंचाई को। और इसमें सिंचाई जल को पंप करके पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है।